दुनिया के हर देश के पास अपनी पुलिस होती है, अपनी एजेंसी होती है और इनका काम होता है चोरों को पकड़ना, आतंकवाद को खत्म करना। आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वो कमी ढूंढो जो कंपनी को भी नहीं पता। मेरी बात समझ रहे हैं? जब रिचर्ड निक्सन अपने सलाहकार हैरी किसिंजर के साथ एक चाइना के ऐतिहासिक दौरे पर गए और वहां के माओ जोडांग से मुलाकात करी, आपको शौक हो गए जानकर। यानी कि लक्की बिस्ट को भेजेगा और लक्की बिस्ट को बोलेगा यार तुम सिर्फ अमेरिका में ये पता करो कि लोगों को कौन सा सॉफ्टवेयर पसंद है। ये जेम्स बॉन्ड की तरह काम नहीं करते, ये मिशन इम्पॉसिबल की तरह काम नहीं करते। अगर आज दुनिया का कोई भी देश चाइना के ऐप जैसे वी चैट, टिकटॉक इनका इस्तेमाल करता है, जैसे हमारे देश की रिसर्च एंड एनालाइज विंग, अमेरिका की CIA, ब्रिटेन के MI6, इजराइल की मोसाद और हमारे बगल में पाकिस्तान की ISI, और आज के समय में जो इनका सबसे बड़ा आका है वो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। दुनिया के हर देश के पास अपनी पुलिस होती है, अपनी एजेंसी होती है और इनका काम होता है चोरों को पकड़ना, आतंकवाद को खत्म करना। लेकिन चीन के पास एक ऐसी गुप्त संस्था है जिसका काम चोर को पकड़ना नहीं है बल्कि दुनिया के सारे घरों की चाबी चोरी करना है, और इसको कहते हैं MSS यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। चीन में इसे कई लोग गोआनबू भी कहते हैं, जैसे हमारे देश की रिसर्च एंड एनालाइज विंग, अमेरिका की CIA, ब्रिटेन के MI6, इजराइल की मोसाद और हमारे बगल में पाकिस्तान की ISI, वैसे ही चाइना की एजेंसी। लेकिन ये चीन की एजेंसी दूसरों से अलग क्यों है? क्योंकि जासूसी ये सिर्फ बंदूक से नहीं करते बल्कि आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं, आपके मोबाइल के अंदर घुसते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं, दोस्ती का जाल बिछाते हैं। और आज के समय में जो इनका सबसे बड़ा आका है वो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिन्होंने 2012 में जब चाइना की सत्ता संभाली थी इस एजेंसी को पूरी दुनिया के पीछे लगा दिया, और आज ये एजेंसी दुनिया के हर कंप्यूटर पर अपना घर बना चुकी है। मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी में से MSS को समझने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं कि आप समझो कि एक पूरा का पूरा मोहल्ला है, उस मोहल्ले का एक मुखिया है, और उस मुखिया ने क्या कर दिया? उस मुखिया ने हर घर की खिड़की पर एक कैमरा लगा दिया, जिस कैमरे से वो आपकी हर हरकत को देख रहा हो, यानी कि आपकी आजादी खत्म। तो चाइना की MSS को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आजाद हो या ना हो, उनके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सबसे ऊपर रखी जाती है। वो क्या रखी जाती है? चाइना की सरकार यानी कि कम्युनिस्ट। जैसे हमारे देश की RNW या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो वो काम करती है जनता के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन चाइना की MSS सिर्फ काम करती है अपनी देश की सरकार के लिए। वो कहती है कि हमारे देश की सरकार के अगेंस्ट जो भी जाएगा उसको मौत के घाट उतार जाएगा। आप मेरी बात समझे? इसलिए 2023 के अंदर चाइना के अंदर एक कानून आया, एंटी स्पाइनोस कानून, यानी कि अगर आप चाइना के नागरिक हैं या आप चाइना से बाहर भी गए हैं, अगर गलती से भी आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं अनजाने में जो चाइना गवर्नमेंट ने बैन करी हो, या आप ऐसी चीज को देखते हैं जिसको चाइना की सरकार नहीं चाहती, आपको पता है अगर आपने गलती अनजाने में भी करी है तो चाइना सरकार आपको जेल के अंदर डाल दी जाएगी। अब इसे आप क्या कहोगे? आजादी कहोगे या क्या कहोगे? चाइना ने खुद के अपने बहुत सारे ऐप्स निकाले हैं, यानी कि चाइना के अंदर दुनिया के कोई भी ऐप नहीं चलते। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम लोग गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, चाइना के अंदर ये सारे के सारे ऐप बैन हैं। चाइना ने अपनी खुद की पूरी क्या कर रखी है? एक ऐप या इंटरनेट की दुकान खोल रखी है अपने देश के अंदर। आप बाहर का कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस करते हो तो चाइना की नजर में ये एक देशद्रोही है। और चाइना क्या करता है? अपने इन्हीं ऐप के जरिए पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखता है, या आसान भाषा में कहूं जासूसी करता है। अगर आज दुनिया का कोई भी देश चाइना के ऐप जैसे वी चैट, टिकटॉक इनका इस्तेमाल करता है तो इसका सारा का सारा एक्सेस चाइना की MSS के पास रहता है। चाइना देखता है कि दुनिया का वो आदमी क्या कर रहा है, वो कब खाता है, कब उठता है, क्या पहनता है, उसके शौक क्या है। इसी को देखते हुए चाइना क्या करता है? अपने जासूस उन लोगों के नजदीक पहुंचाता है, क्योंकि चाइना को उनकी सारी इंफॉर्मेशन तो पहले से ही पता है। जब आपको दुश्मन की हर इंफॉर्मेशन पता है कि दुश्मन क्या चाहता है, क्या सोचता है, उसकी कमजोरी क्या है, उसके बैंक में बैलेंस कितना है, वो भविष्य के अंदर क्या बनना चाहता है, तो अगर आपको हर चीज ही पता है तो किसी भी आदमी को गुमराह करना मुश्किल नहीं है। आप इसका छोटा सा एक उदाहरण समझ सकते हैं। जब भी आपके मोहल्ले के अंदर कोई पंडित आता है और पंडित आपसे पूछता है कि यार आपने तो इतनी तारीख को जन्म लिया, आपके पास बैंक बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आप उसको भगवान मानने लगते हो, आप कहते हो यार पंडित जी हमारा भविष्य कैसे सही होगा,
तो बिल्कुल ये सटीक उदाहरण बनता है MSS के लिए। MSS को हर चीज पहले से पता होती है। वो मेरे जैसे इंसान के पास आता है और कहता है यार तुम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए हो, तुम लगातार इस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, इस कंपनी ने तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाई, या तुम डेली इस जुए खेलते थे, तुम इस कारण से जुआ हार रहे हो। जब आपको लगता है एक आदमी को इतना पता चल गया मेरे बारे में, तो क्या करेगा, यही मुझे एक रास्ता देगा। वो रास्ता नहीं देता आपको, वो आपको अपने देश के लिए जासूस बना लेता है और आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप चाइना के लिए जासूसी कर रहे हो। आप जीवन भर चाइना के लिए जासूसी करते हो और आपको पता ही नहीं चलता। आपको कब पता चलता है, जब आपकी देश की इंटेलिजेंस विंग या आप ही की देश की पुलिस आपको अरेस्ट करती है और कहती है कि तुम विदेशी धरती के लिए जासूसी कर रहे थे। 1927 के अंदर चाइना का ब्रेन यानी कि जियाओ लाई कहते हैं कि अगर चाइना की हिस्ट्री में, चाइना की धरती में अगर सबसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट रहा है या सबसे ज्यादा किसी का ब्रेन था तो था चाइना के प्रीमियम जियाओ लाई का। इसलिए 1927 के अंदर जियाओ लाई ने क्या किया, एक टेके संस्था खोली, यानी कि एक इंटेलिजेंस विंग खोली। इसका भी काम वही था कि माओ जोडांग के लिए काम करना, उस हर आदमी का पता करना जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट है। और आगे चल के 1983 के अंदर यही टेके MSS बनी, यानी कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी। लेकिन इनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैंने आपसे फिर कहा, ये जेम्स बॉन्ड की तरह काम नहीं करते, ये मिशन इम्पॉसिबल की तरह काम नहीं करते। अगर मैं इनको काम करने का तरीका बताऊं, ये दुनिया भर में अपने लोग भेजते हैं। ये लोगों से ये बोलते हैं कि तुम जासूसी मत करो, लेकिन तुम लोगों से मिलो, लोगों से बात करो और बताओ कि क्या सोचते हैं वो कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, वो कौन से कपड़े पहनते हैं, वो किस बैंक के ऊपर भरोसा करते हैं, वो दुनिया की किस गवर्नमेंट को अच्छा बोलते हैं। मेरी बात समझे, चाइना से हजारों लाखों लोग जाते हैं, बस आदमियों को पता ही नहीं होता कि वो जासूसी कर रहे हैं। और ये हर इंफॉर्मेशन को जोड़ के एक दुनिया की बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन बनाते हैं। आपको पता है, इसलिए कहते हैं कि कण कण से रेगिस्तान बनना, यही पैटर्न था चाइना का। और इस पैटर्न को किसने खोला, दुनिया के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट पीटर मार्टिस और मैथ्यू ब्राजील ने। उन्होंने किताब लिखी और चाइना को पूरी दुनिया में बेनकाब किया कि चाइना डायरेक्ट तरीके से इंटेलिजेंस नहीं करता, वो इनडायरेक्ट तरीके से करता है। यानी कि लक्की बिस्ट को भेजेगा और लक्की बिस्ट को बोलेगा यार तुम सिर्फ अमेरिका में ये पता करो कि लोगों को कौन सा सॉफ्टवेयर पसंद है। एक आदमी को भेजेगा और बोलेगा यार ये पता करो कि अमेरिका के अंदर लोग किस बैंक के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तीसरे आदमी को बोलेगा कि अमेरिकन लोग खाने में क्या पसंद करते हैं। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, छोटा छोटा डाटा इकट्ठा करना, यानी कि लाखों लोग अपना अपना डाटा चाइना को भेजते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो जासूसी कर रहे हैं। अगर मैं ही आपसे ये बोलूं कि यार अगर आप इंग्लैंड जा रहे हो तो यार एक काम करना, ये बताना यार इंग्लैंड में ये देखो ना ज्यादा कि लोग ज्यादा कौन से कैफे के अंदर बैठते हैं, यार लोगों को किस टाइप के कैफे पसंद है। अब आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे भी हो सकता है शायद इंडिया के अंदर एक कैफे खोलना है। नहीं, वो चेक करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर लोग किस कैफे के अंदर ज्यादा बैठते हैं, ताकि वो उस कैफे को हैक कर सकें, वहां का पूरा एक्सेस उनके पास आए। क्योंकि अगर जिस कैफे में ज्यादा लोग बैठे होंगे तो MSS को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप मेरी बात समझे, इसलिए मैंने आपसे शुरू में बोला कि कण कण से रेगिस्तान बनता है, ये चाइना की सोच थी। जिस तरह से दुनिया की सारी एजेंसी काम करती है ना, चाहे हम लोग काम करते हो, RNW काम करती हो, चाहे MI6 CIA, तो चाइना भी वैसे ही काम करता है। चाइना के भी 3 मेन मोटो हैं कि हनी ट्रैप करो यानी कि प्यार में फंसाओ, ब्लैकमेलिंग करो यानी कि लोगों को ब्लैकमेल, और अगर तब भी आदमी नहीं मानता तो डराओ। मतलब एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अमेरिकन एक छात्र था जिसका नाम था गलेन सिल्वर। वो चाइना पढ़ने के लिए आया था और चाइना के MSS को लग गया कि ये लड़का पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और आगे चलकर कहीं ना कहीं ये अमेरिका की किसी अच्छी संस्था के अंदर काम करेगा या सही पोजीशन पर होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक सुंदर सी लड़की से दोस्ती करा दी, गलेन सिल्वर की। और गलेन सिल्वर के सारे फोटोज, आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक इस तरह की तस्वीरें जो हम आम जिंदगी में सार्वजनिक नहीं कर सकते। और कम से कम 10 साल तक ग्लेन सिल्वर को ब्लैकमेल करता रहा चाइना, और लास्ट में इसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, अरेस्ट किया। बात समझे, पहले हनी ट्रैप करो, हनी ट्रैप करने के बाद उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करो और उसको मजबूर करो कि वो चाइना के लिए काम करे। और मैंने आपको बोला कि डराना धमकाना, यानी कि चाइना की MSS का काम करने का तरीका एक और भी है। वो लोग क्या करते हैं, आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर उनको ये लगता है कि आप उनके देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो
तो हर आदमी यार अपनी पूरी फैमिली लेकर तो साथ में नहीं चलता। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर रह रही है। तो एमडब्ल्यूएस क्या करता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको थ्रेड देता है, आपको कहता है कि तुम तो हिंदुस्तान में हो लेकिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ाई कर रही है, अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को थ्रेड दे देंगे या तुम्हारे बेटे को हम मार देंगे। तो इसको बोलते हैं कि जबरदस्ती काम करवाना। चाइना जबरदस्ती भी काम करवाता है, किसके दम पर, बंदूक के दम पर, लेकिन उन लोगों से जो चाइना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, बहुत पुरानी कहावत है और चाइना हमेशा इसको फॉलो करता है। चाइना को पता है कि अगर दुश्मन को बर्बाद करना है तो दुश्मन की हर इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कौन देगा, खुद ही दुश्मन देगा। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था पूरी दुनिया में, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, तो 1922 में बीजिंग में एक बच्चे का जन्म होता है, इसका नाम था लैरी चिंग। यार ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ने के अंदर, और उससे भी बड़ी बात, इसको भाषाओं का बहुत ज्ञान था। इसकी इसी आदत को देखते हुए, इसकी नॉलेज को देखते हुए अमेरिका ने 1944 में इसको क्या कर लिया, रिक्रूट कर लिया अपनी सेना के लिए। इसका काम था कि वो सारी भाषाओं को अमेरिका को समझाने, यानी कि ट्रांसलेट करके देना, जिसको अमेरिकन आर्मी नहीं जानती। इसका काम इतना बढ़िया था कि 1952 में CIA ने अपने एक खास प्रोग्राम FBIS में इसको शामिल कर लिया। ये प्रोग्राम क्या था, दुनिया का हर डाटा यानी कि इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। और लैरी चिंग ने पूरे 40 साल तक अमेरिका के लिए काम किया, आपको पता है। लेकिन सच में ये कौन था, ये था चाइना का एक एजेंट। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं कि 1972 में जब रिचर्ड निक्सन अपने सलाहकार हैरी किसिंजर के साथ एक चाइना के ऐतिहासिक दौरे पर गए और वहां के माओ जोडान से मुलाकात करी, आपको शौक होगा ये जानकर कि चाइना को वो सारी इंफॉर्मेशन पहले ही पता थी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना के साथ रखना चाहते थे, और चाइना उन सब चीज के लिए पैसे ही तैयार था। मैंने आपको क्या बोला कि जब आपको आपके दुश्मन की हर इंफॉर्मेशन पता हो, आपको पता हो कि कल जो व्यक्ति आपसे मिलने आपके घर पर आ रहा है वो आपसे क्या बात करेगा, आपने पहले से ही क्या कर रखा है, उसके सभी बातों का आंसर रख रखा है, या उस व्यक्ति को कैसे मैनिपुलेट करना है ये आपको पता है। और 1985 के अंदर लैरी चिंग ने को क्या कर लिया, अमेरिका ने पकड़ लिया। उन्हें पता चल गया कि ये 40 साल से चाइना के लिए काम कर रहा था, और 1986 के अंदर कहते हैं कि लैरी चिंग ने आत्महत्या कर ली। लेकिन कई लोग कहते हैं कि उसको एमडब्ल्यूएस ने जेल में ही मरवा दिया ताकि चाइना की इंफॉर्मेशन या कोई भी राज अमेरिका तक ना पहुंचे। ऐसा नहीं है कि एमडब्ल्यूएस सिर्फ अपने ही जासूस दुनिया के देशों में भेजता है। मैंने आपसे बोला कि वो दुनिया के उन जासूसों के ऊपर भी नजर रखता है जो उसके लिए काम के होते हैं। इसका एक और उदाहरण बताता हूं आपको कि अमेरिका का CIA का एक जासूस जेरी ली, जो 1994 से लेकर 2007 तक CIA का क्या था, एक ऑपरेशन ऑफिसर था। मतलब मामूली जासूस नहीं था, वो डिसाइड करता था कि किस देश में कौन सा ऑपरेशन होगा। आपको पता है चाइना ने $1 लाख के बदले इस ऑफिसर को खरीद लिया और इससे वादा किया कि हम जीवन भर तुझे पैसा देंगे। इस ऑफिसर ने, जेरी ली ने, चाइना को वो इंफॉर्मेशन दी कि चाइना ने CIA के 30 जासूसों को मौत के घाट उतार दिया। 2018 को पता है अमेरिका को कहीं ना कहीं से पता चलता है कि यार नहीं, जो हमारा जेरी ली है वो चाइना के लिए काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि दुनिया की हर एजेंसी यार काम तो करती है अपने अपने तरीके से, और यहाँ अमेरिका क्या करती है, अपनी एक लड़की से हनी ट्रैप करा लेती है जेरी ली को, और जेरी ली पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लड़की को बताता है कि वो चाइना के लिए काम करता है। उसको नहीं पता कि जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है या वो जिससे प्यार कर रहा है वो भी क्या, CIA की एक एजेंट है। और 2018 के अंदर न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट JFK से जेरी ली को गिरफ्तार किया जाता है। इसको 19 साल की सजा देती है अमेरिका, लेकिन तब तक इसने क्या किया था, अपने कई एजेंटों को मौत के घाट उतरवा दिया। कैसे? चाइना को इंफॉर्मेशन दी, एमडब्ल्यूएस ने उन लोगों को ढूंढा, टारगेट किया और मार दिया। मारने का तरीका भी बहुत अलग था। एमडब्ल्यूएस ने ऐसा नहीं है कि उन लोगों को गोली मार दी, मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का तरीका दूसरे देशों से अलग है। वो आज आपके खाने में कुछ चीज मिला देंगे, आप 2 साल के बाद मरोगे, 6 महीने के बाद मरोगे, और दुनिया की किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता ही नहीं चलेगा आपकी मौत का कारण क्या है। नॉर्मली हार्ट अटैक।
चाइना एक चीज और बोलता है, पूरी दुनिया को बोलता है कि यार आजकल जासूसी करने का तरीका चेंज हो गया। आप सबको पता है कि जासूसी का तो तरीका चेंज हो गया। आजकल आप ओपनली बंदूक लेके रोड के ऊपर जा नहीं सकते, लोगों को शूट आउट नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सिर्फ तुम चाइना में बैठे रहो, बीजिंग में बैठे रहो, बस एक क्लिक करो और दुनिया ठप। यानी कि आज पूरी दुनिया डिजिटल के ऊपर है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई आदमी होगा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, जिसके पास कंप्यूटर नहीं होगा। यानी कि आज आप क्या करो, दुनिया के कंप्यूटरों के अंदर घुस जाओ, उनके मोबाइल फोन के अंदर घुस जाओ, उनकी हर इंफॉर्मेशन हमें दो। तो इसलिए चाइना ने आईसून नाम की क्या है, एक हैकिंग कंपनी है और इसका फाउंडर है हु हाइबो। एक बदनाम आदमी है जो पहले ग्रीन आर्मी यानी कि हैकिंग ग्रुप है उसके लिए काम करता था। और चाइना की MSS ने क्या कर दिया, इसको ठेका दे दिया। इसको बोला कि तुम वर्ल्ड के सारे कंप्यूटरों के अंदर घुस जाओ और जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है वो हमें पहुंचाओ। अगर मैं आपको आईसून की बात करूं तो इनकी वेबसाइट पर आप क्लियर देख सकते थे 2024 से पहले कि एक अगर किसी को मेल हैक करनी है, आप चाहते हो कि आप किसी की मेल हैक करवाओ तो $10,000 से $75,000 तक ये लोग लेते थे। लेकिन आज MSS ने क्या कर दिया, इनको हजारों डॉलर, लाखों डॉलर की फंडिंग दे दी। और ये सिर्फ किसके लिए काम करते हैं, आज चाइना की MSS के लिए काम करते हैं। MSS का एक और ऑपरेशन आपको बताता हूं, 0 डे लिविंग ऑफ द लैंड। मतलब ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अगर अब आप क्या करो, किसी के घर पर चोरी करने जाना है आपको, तो आप बाहर से हथौड़ा छैनी मत लेके जाओ, क्योंकि अगर आप ताले को तोड़ोगे तो घर के मालिक को पता चल जाएगा कि मेरे घर के अंदर कोई आया है। तो ये लोग बोलते हैं कि एक काम करो, आप उसके घर के अंदर इस तरह से घुस जाओ कि उसको पता ही नहीं चले। मतलब ये कहते हैं कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस मत भेजो, क्योंकि आप वायरस भेजोगे तो क्या होगा, एंटीवायरस को पता चल जाएगा। आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वो कमी ढूंढो जो कंपनी को भी नहीं पता। मेरी बात समझ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई तो कमी होगी, उस कमी का फायदा उठाकर आप क्या करो, उनके कंप्यूटर के अंदर बैठ जाओ और जीवन भर तक बैठे रहो और उनके कंप्यूटर की हर इंफॉर्मेशन को हमें दो। मेरी बात समझे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि कोई आदमी आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि आपके एंटीवायरस को भी नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, कमी ढूंढी, ये तब घुसे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गूगल और एडोब। आपको पता है कि अमेरिका की 30 कंपनियों का इन्होंने डाटा चुरा लिया था और दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी को पता ही नहीं चला कि चाइना की MSS हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर बैठी हुई है। इसी को बोला था लिविंग ऑफ द लैंड। यह चोरों का सबसे शातिर तरीका था चाइना का काम करने का। MSS ने एक और काम कर लिया। मैंने आपको बोला ना कि MSS का जो सबसे पावरफुल चीज है वो है साइबर। आपको पता है कि चाइना का साइबर विंग दुनिया का सबसे खतरनाक विंग है। ये आप आपकी सिर्फ बातें नहीं सुन रहा यार, इसने पता है क्या कर दिया, ये भविष्य के युद्ध के लिए भी तैयार है। चाइना ने ये बोला कि आप दुनिया के सारे कंप्यूटरों के अंदर अपना स्लीपर सेल भेज दो। आप लोगों का स्लीपर सेल, आपने हमेशा स्लीपर सुना होगा, अल-कायदा, लश्कर-ए-तोयबा या दुनिया के आतंकवादी संगठन का, जो लोग जाते हैं लोगों के ऊपर हमला करते हैं या खुद को ब्लास्ट करते हैं और तबाह कर देते हैं। लेकिन चाइना का स्लीपर सेल बहुत अलग है। चाइना को पता है कि आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर युद्ध कैसे लड़ना है। तो आप एक पल के लिए सोचकर देखो कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है, हम जो लाइट यूज कर रहे हैं, वो दुनिया के किसी न किसी कंप्यूटर से तो ऑपरेट हो रहा है, तभी तो हमारे घरों में पानी आ रहा है। तो चाइना ने अपने स्लीपर सेल कहते हैं कि दुनिया के उन सभी कंप्यूटरों के अंदर बैठा चुका है। अगर भविष्य में कभी युद्ध होगा तो बीजिंग से सिर्फ एक बटन दबेगा, आपके घर की पानी की सप्लाई रुक जाएगी, आपके घर पर आ रहा गैस की सप्लाई रुक जाएगी, आप जो बिजली यूज कर रहे हो वो आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उनका स्लीपर सेल कई टाइम से उन सारे कंप्यूटरों पर बैठा हुआ है जिनके 1 क्लिक से आपके घर पर बिजली, लाइट, गैस या वाटर आता है। तो चाइना का स्लीपर सेल बहुत अलग है, वो धमाका नहीं करेगा, एक बटन दबाएगा और आपकी लाइफ रुक जाएगी। मैंने आपसे बोला कि चाइना सिर्फ हनी ट्रैप नहीं करता, ब्लैकमेल नहीं करता। शुरू में बताया था कि चाइना लोगों को डराता भी है, इसलिए चाइना ने 2014 के अंदर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन फॉक्स हंट। इसमें क्या था, चाइनीज बहुत सारे एजेंट दुनिया के अंदर भेजे गए और वो हर उस व्यक्ति पर नजर रखते थे जो उनके काम का है। काम का कब होगा, जब पावरफुल होगा अपने देश के अंदर। अगर पावरफुल है तो इंसान ही तो है, भगवान तो नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कहीं कमी होती है। तो चाइना के लोग क्या करते थे, पहले उस व्यक्ति की कमी को ढूंढते थे, उसको ब्लैकमेल करते थे। अगर वो ब्लैकमेल से नहीं मानता था तो उसको डराते थे, उसको थ्रेट देते थे
कि हम तुझे जान से मार देंगे। तो 2020 में अमेरिका ने जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब उन्हें पता चला कि चाइना के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका में कुछ पावरफुल लोगों को डरा रहे हैं। और यही भारत में भी हुआ था। आपको पता होगा सितंबर के अंदर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में एक जयदीप मजूमदार, एक पत्रकार जो क्या कर रहा था, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, नेपाली लोगों के साथ मिलकर सेना की जानकारी गुप्त तरीके से क्या कर रहा था, चाइना भेज रहा था, यानी कि MSS को भेज रहा था। मैं आपको चाइना के ऐसे 2 ऑपरेशन बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि यार चाइना की MSS दुनिया के अंदर कितनी खतरनाक है। ऑपरेशन सैडे रेड, यानी कि 2006 से 2011 के बीच में चलाया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा और लंबा साइबर जासूसी ऑपरेशन था। लगातार 5 साल तक चीन के हैकर्स ने दुनिया के 70 से ज्यादा बड़े ठिकानों पर सेंध लगा दी। इससे अमेरिका की सरकारी एजेंसियां, डिफेंस सेक्टर, यूनाइटेड नेशन यानी कि UN, यहां तक कि ओलंपिक कमेटी भी शामिल थी। चीन ने चुपचाप अरबों डॉलर का भौतिक संपदा, प्रॉपर्टी, मिलिट्री डिजाइन उड़ा लिए। आपको बताऊं, अगर आपने F-35 यानी कि अमेरिका का सबसे खतरनाक प्लेन, ऐसा आधुनिक प्लेन जिसके लिए अमेरिका कहता है कि इसको कोई गिरा नहीं सकता, चाइना की MSS ने कुछ नहीं किया। इनके सारे कंप्यूटर को हैक कर दिया, पूरा पेंटागन को हैक कर दिया। और आपको पता है F-35 के सारे डिजाइन चुरा लिए बिना 1 रुपए खर्च करे। उनका पूरा ब्लूप्रिंट किसके पास था, बीजिंग के पास था। और इसका नतीजा क्या हुआ, बिल्कुल चाइना ने अपना हूबहू J-20 बना दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस फाइटर प्लेन को बनाने के लिए अमेरिका ने दिन रात एक किया, अरबों रुपए खर्च करे, चाइना ने कुछ नहीं किया। एक क्लिक पर पूरा डिजाइन चुराया और सेम J-20 बना दिया। आप यहीं से पता कर सकते हैं कि चाइना दुनिया के अंदर कितना खतरनाक है। अमेरिका के अंदर 2018 में CIA ने MSS के एक एजेंट को अरेस्ट किया जिसका नाम था जाइन जू। मतलब ये क्या कर रहे थे, एक फाइटर जेट की इंजन की टेक्नोलॉजी को चुरा रहे थे और पकड़े गए। और ऐसा नहीं है कि ये पहले MSS के एजेंट हैं जो पकड़े गए, पहले भी पकड़े गए हैं, भविष्य में भी पकड़े जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंटेलिजेंस सर्विस या दुनिया की सीक्रेट सर्विस काम करना छोड़ देगी, नहीं। मैंने आपको बोला कि दुनिया की सबसे महंगी चीज होती है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, 100 में से 99 इंफॉर्मेशन गलत होती है। लेकिन उन गलत इंफॉर्मेशन के आधार पर इंसान अपना काम करना नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर सीक्रेट सर्विस की दुनिया में अगर 1% भी ऑपरेशन सक्सेस होने का चांस होता है तो दुनिया की एजेंसी इतना बड़ा रिस्क उठाती है। अब आप समझ सकते हैं कि अपने देश को मजबूत करने के लिए दुनिया की एजेंसी कैसे काम करती है। अगर आज मैं चाइना की बात करूं तो चाइना सिर्फ साइबर पर ही निर्भर नहीं है, वो टोटल ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी निर्भर नहीं है। वो किस पर निर्भर है, वो आने वाले वक्त के अंदर एक ऐसा प्लान कर रहा है जिसको दुनिया सोच नहीं सकती। वो कह रहा है कि अगर दुनिया के अंदर मैं चाहूं तो पूरे विश्व को रोक सकता हूं। अब आप कहोगे यार ये कैसे पॉसिबल है। एक पल के लिए सोचकर देखो कि आज आप अपने घरों के अंदर दुनिया भर का चाइना का सामान लेकर चल रहे हैं, यानी कि हर घर के अंदर मैं कहता हूं 100 में से 80 सामान चाइना के होंगे। क्या आज तक आपने कभी उन सामानों को खोलकर देखा है? नहीं। आपके घर के दीवार में जो टेलीविजन लगा हुआ है, आपको पता है कि उस टीवी के अंदर क्या क्या चीज है? नहीं। दुनिया में किसी को भी नहीं पता होगा आज अपने घरों के अंदर जो चाइना का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके अंदर क्या है? नहीं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि हिजबुल्लाह के बहुत सारे लोग पेजर और रेडियो सेट का इस्तेमाल कर रहे थे और वो कई सालों तक यूज कर रहे थे। और एक दिन अचानक लोग कहते हैं कि मोसाद ने एक क्लिक किया और 2700 जगह धमाका हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आने वाले वक्त में चाइना बोलता है कि मैं पूरे विश्व को हिला सकता हूं। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर, दुनिया के अंदर हर एजेंसी अपने देश के लिए काम करती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको कोई लगता है कि आप पर कोई बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा है या आपकी मदद करने की सोच रहा है, एक पल के लिए सोच कर देखो कि आज के युग में जहां अपना भी अपनों की मदद नहीं करता, एकदम से कोई आदमी आप पर इतना मेहरबान क्यों हो गया? सोचो, समझो, उसके बाद डिसीजन लो। क्योंकि आपका एक डिसीजन आपको अंधकार में डाल सकता है, आपके परिवार को डाल सकता है, इस देश को संकट में पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि देश हित में बात करो, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं।